नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम लिटरेरी जो पीरियड्स एंड मूवमेंट्स वगैरह जो हैं उनमें हम बात करने वाले हैं न्यू क्लासिकल एज की। जी हाँ, न्यू क्लासिकल एज जो कि 1660 से लेकर के 1798 जब रोमांटिक ईरा स्टार्ट होता है, ये जो स्पैन रहता है 1660 से 1798, इसको अपन न्यू क्लासिकल एज नाम से इसको जानते हैं। इस एज को हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहले को हम रेस्टोरेशन एज, दूसरे को ऑगस्टन और तीसरे को एज ऑफ जॉनसन कहेंगे। रेस्टोरेशन एज में जो प्रमुख जो राइटर है वो ड्राइडन है, इसलिए हम इसको एज ऑफ ड्राइडन भी कहते हैं। ये 1660 से 1700 तक चलेगी। इसके बाद में ऑगस्टन एज, यहाँ पर प्रमुख राइटर जो है अलेक्जेंडर पोप है, तो यहाँ पर एज ऑफ पोप भी इसको कहा जाता है। 1700 से लेकर के 1745 का ये दौर रहेगा। और फिर 1745 से 1798 इसको अपन एज ऑफ जॉनसन कहते हैं, क्योंकि जॉनसन इसमें प्रोमिनेंट राइटर थे। ठीक है, इसको एज ऑफ सेंसिबिलिटी भी कहा जाता है। और साथ ही साथ में इसको ट्रांजिशनल एज, संक्रमण काल का दौर, ट्रांजिशनल एज भी इसको कहा जाता है। अब चूंकि 1798 में रोमांटिक एज स्टार्ट हो जाती है, रोमांटिक ईरा स्टार्ट हो जाता है और उसके लक्षण जो है पहले ही परिलक्षित होने लग जाते हैं, इसलिए हम इसको प्री रोमांटिक एज नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नियो क्लासिकल एज ये नाम जो है क्यों दिया गया है और इसकी खास बात क्या है। उसके बाद में हम इसके पहले पार्ट यानी रेस्टोरेशन एज जो है उसकी चर्चा करेंगे, उसकी बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये जो नियो क्लासिकल एज है इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि नियो क्लासिसिज्म refers to a style based on the classical structure of ancient Roman and Greek writers such as Virgil and Horace। अर्थात नियो क्लासिसिज्म जो है उसका मतलब किससे है? एक ऐसी शैली से है, एक ऐसी स्टाइल से है जो कि क्लासिकल स्ट्रक्चर जो था पुराने ज़माने का, एंशंट रोम और एंशंट ग्रीक उस टाइम का, उस टाइम के लेखक जैसे वर्जिल है, होरेस है, ठीक है, उनकी स्टाइल जो है उसको यहाँ पर कॉपी करने की कोशिश करी गई है। ठीक है, फिर नियो क्लासिकल नाम क्यों पड़ा? क्लासिकल नाम तो किससे पड़ गया आपके इनसे? होरेस, ईरा, वर्जिल और होरेस। ठीक है, जो आपके रोमन और ग्रीक राइटर्स थे, क्लासिकल राइटर्स थे, तो क्लासिकल नाम अपन ने वहाँ से लिया। तो इस दौर के नियो क्लासिसिज्म दौर के जो लेखक हैं वो पुराने ज़माने के, पुराना ज़माना कौन सा? रोमन और ग्रीक टाइम जो था उस दौर के लेखक जो थे, फॉर एग्जांपल वर्जिल है, होरेस है, ऐसे लेखकों की जो शैली जो थी उसको ये कॉपी कर रहे हैं इस दौर में। ठीक है, तो ये क्लासिसिज्म हो गया। लेकिन ये नए दौर का क्लासिसिज्म है, इसलिए इसको क्या कहा गया? नियो क्लासिसिज्म। नियो का मतलब ही क्या होता है? न्यू। तो ये जो टर्म है नियो, नियो का मतलब क्या होता है? न्यू। ठीक है, तो नियो क्लासिसिज्म जो है इसका मतलब क्या हुआ? न्यू प्लस क्लासिसिज्म। ठीक है, तो इसको आप क्या कहेंगे? न्यू क्लासिसिज्म। तो ये एक नए तरह का क्लासिसिज्म है। इसको कुछ लोग इसको शूडो क्लासिसिज्म भी कहते हैं, क्योंकि असली क्लासिसिज्म नहीं है। असली क्लासिसिज्म कौन सा है? रोमन एंड ग्रीक टाइम का जो लिटरेचर है वो है। तो उसकी ये क्या कर रहे हैं? कॉपी कर रहे हैं। और जो कॉपी कर रहे हैं वो तो खैर असली तो नहीं होता ना, इसलिए इसको न्यू क्लासिसिज्म कहा जाता है और इसीलिए इसको शूडो क्लासिसिज्म भी इसको कह दिया जाता है। तो नियो क्लासिसिज्म क्या हो गया? एक न्यू क्लासिक लिटरेचर हो गया, न्यू क्लासिक लिटरेचर हो गया। अर्थात लिटरेचर
क्लासिकल लिटरेचर इन अ न्यू फ्लेवर, आप इसको ऐसा समझ सकते हैं। अब थोड़ा हिस्ट्रिकल कॉन्टेक्स्ट की इसकी बात कर लेते हैं, ऐतिहासिक संदर्भ में थोड़ा झांक करके देख लेते हैं। अब नियो क्लासिज्म कब शुरू होता है? ये नियो क्लासिज्म जो है रेनेसा के बाद शुरू होता है। नियो क्लासिज्म बिगेन आफ्टर द रेनेसा। कहाँ शुरू होता है? रेनेसा के बाद में शुरू होता है। अब रेनेसा में देखिए क्या था, रेनेसा में जो व्यक्तिगत महानता है, इंडिविजुअल ग्रेटनेस है, ठीक है, यहां दे रखा है इंडिविजुअल ग्रेटनेस, व्यक्तिगत महानता है, ठीक है, उस पर ध्यान दिया। मनुष्य की जो असीम क्षमता है, किसी इंडिविजुअल की जो असीम क्षमता है, ठीक है, अर्थात लिमिटलेस पोटेंशियल है, उस पर उन्होंने ध्यान केंद्रित किया। ठीक, वहीं पर जो नियोक्लासिसिज्म है, इसने किस पर ध्यान केंद्रित किया? इसने व्यक्ति को, फिर से सुनिएगा, नियोक्लासिसिज्म ने व्यक्ति को समाज के संदर्भ में देखा है। किसके संदर्भ में देखा है? व्यक्ति को समाज के संदर्भ में देखा है, अर्थात इंडिविजुअल विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोसाइटी। ठीक, तो यहां पर इस पेज में अपने क्या सीखा है, क्या जाना है? एक तो नियोक्लासिज्म के शाब्दिक परिभाषा से अपन परिचित हो गए। ठीक, ये नियोक्लासिज्म क्या है? जो पुराने क्लासिकल राइटर्स थे उनकी हम यहाँ पर इस दौर में आकर के क्या कर रहे हैं? नकल कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें कुछ नया फ्लेवर डाल रहे हैं। इसलिए क्लासिसिज्म को फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं नए तरीके से, इसलिए इसको कह दिया गया न्यू क्लासिसिज्म या नियो क्लासिसिज्म। हिस्ट्रिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो ये शुरू कहाँ से होता है? रेनेसा के जस्ट आफ्टर, रेनेसा के बाद में शुरू होता है। रेनेसा जो है वो व्यक्ति विशेष जो है उसको महत्व देता है, ठीक है, इंडिविजुअल ग्रेटनेस की बात करता है और इंडिविजुअल की लिमिटलेस पोटेंशियल अर्थात उसकी असीम संभावना जो उसकी बात करता है। लेकिन नियोक्लासिज्म बात करता है किसकी? व्यक्ति की बात जरूर करता है लेकिन सामाजिक संदर्भ में बात करता है। क्लियर? अब चलिए इस दौर का जो लिटरेचर है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर मैंने पहले ही ऑलरेडी आपके लिए लिख करके रखा है। तो पहली विशेषता क्या है? ऑर्डर, ठीक है, रीजन, रीजन का मतलब विवेक, एंड रेस्ट्रेंट। तो इसमें जोर किस पर रहता है? एम्फेसिस ऑन ऑर्डर, कॉमन सेंस एंड डिकोरम। ठीक है, व्यवस्थित आपका लिटरेचर होगा, कॉमन सेंस भी उसमें होगा और थोड़ा उसमें डिकोरम भी आपको मिलता है। फोकस ऑन मैन, इस दौर का जो लिटरेचर है, ठीक, वो किस पर फोकस करता है? मैन, अर्थात मैन हिमसेल्फ was considered the most appropriate subject of art and literature. Art and literature. यहां पर जो आर्ट है वो इंटेलेक्चुअल आर्ट है, इमोशनल आर्ट नहीं है। तो इमोशंस जो है उस पर फोकस नहीं किया गया ज़्यादा, यहाँ पर इंटेलेक्ट पर फोकस किया गया है। तो यहाँ जो आर्ट जो होती है इट इज़ इंटेलेक्चुअल रादर देन इमोशनल। याद रखिएगा इस चीज़ को। ये जो शब्द हैं खास तौर से ये वाला, इसको आप बिल्कुल अपने जेहन में बसा लीजिए क्योंकि न्यू क्लासिज्म जो है वो उसके लिए एक सर्वथा उपयुक्त शब्द है, एनलाइटनमेंट। इस दौर का लिटरेचर किससे प्रेरित था? एनलाइटनमेंट अर्थात ज्ञानोदय से। एंड रैशनलिज्म का मतलब क्या आता है? बुद्धिवाद। लेकिन आप इस शब्द पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, जब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तब की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये एनलाइटनमेंट शब्द जो है डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द फीचर ऑफ द नियो क्लासिकल लिटरेचर। तो सीधी सी बात है एनलाइटनमेंट। रैशनलिज्म का मतलब क्या होता है? बुद्धिवाद अर्थात तर्कवाद। कोई चीज़ जो है आप क्या करते हैं, तर्क की कसौटी पर खरा, जब वो खरा उतरती है तभी आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, दैट इज रैशनलिज्म। तो इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनलाइटनमेंट स्ट्रेसिंग रैशनल थॉट, ज्ञानोदय से प्रभावित है, तर्क संगत विचारों पर यह बल देता है ये लिटरेचर। स्कॉलरली एल्यूशंस जो है आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। फ्रिक्वेंट रेफरेंसेस टू क्लासिकल लिटरेचर एंड माइथोलॉजी, बहुत ही चतुराई से
जो क्लासिकल लिटरेचर है, ठीक है, उसके बारंबार आपको क्या मिलेंगे, रेफरेंसेस मिलेंगे, और इन्हीं रेफरेंसेस को अपन कहते हैं एल्यूशंस। अब चूंकि ये बड़ी चतुराई से विद्वता के साथ प्रस्तुत किए जा रहे हैं, इसलिए हम इनको स्कॉलरली एल्यूशंस नाम दे देते हैं। डाइडेक्टिसिज्म अर्थात शिक्षाप्रद होता लिटरेचर यहाँ का, ठीक है। ये जो लिटरेचर है एम्ड टू टीच एंड इंस्ट्रक्ट, अर्थात ये जो लिटरेचर है कैसा है, शिक्षाप्रद है। डाइडेक्टिसिज्म आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। रियलिज्म तो जिंदगी और समाज का जो वास्तविक जो डेपिक्शन होना चाहिए, चित्रण होना चाहिए, वो इस दौर के लिटरेचर में आपको देखने को मिल जाता है, इसलिए हम इसको रियलिज्म भी कहते हैं। तो ये नाम भी आप याद रखिएगा एनलाइटनमेंट के अलावा, डाइडेक्टिसिज्म, रियलिज्म, ठीक है। नंबर 8 क्लासिकल रूल्स, ये तो बिल्कुल सीधा सीधा ही है, ठीक। एडहेरेंस टू द रूल्स एंड फॉर्म्स ऑफ क्लासिकल आर्ट एंड लिटरेचर। जो क्लासिकल आर्ट है, क्लासिकल लिटरेचर है, जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उससे संबंधित है इस दौर का लिटरेचर। ऑब्जेक्टिविटी भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, स्ट्राइड फॉर ऑब्जेक्टिविटी इन आर्ट एंड लिटरेचर, दोनों में ही, आर्ट में भी और लिटरेचर में भी, ठीक है। सब्जेक्टिविटी की बजाय ऑब्जेक्टिविटी पर फोकस किया गया है। अब जो कुछ लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स की लगे हाथ तुरंत ही बात कर लेते हैं कि इस दौर के लिटरेचर की ही कैरेक्टरिस्टिक्स की पहले भी बात कर रहे थे, लेकिन कुछ और खास बातें देखिएगा। इस दौर का जो लिटरेचर है उसमें आपको प्रोज की कुछ नई फॉर्म्स जो है देखने को मिलती हैं, जिनमें से एक क्या है, पीरियडिकल्स। पीरियडिकल्स जो है इसी जमाने में इसका राइज हुआ था, है ना। तो पीरियडिकल्स मिल गए, पीरियडिकल एसेज मिल गए। अब पीरियडिकल्स क्या है, ये नियमित रूप से पब्लिश होने वाला कोई पत्र या पत्रिका है, ठीक है, जो किसी विषय आदि पर लिखता है। इसके अलावा क्रिमिनल बायोग्राफीज जो पहले कभी नहीं लिखी जाती थी, इस दौर में शुरू हो गई। ट्रेवलॉग्स जो हैं, यात्रा से जुड़ी हुई संस्मरणीय कहानियां जो हैं उसमें लिखी जाने लगी। पॉलिटिकल एलेगरीज ये पहले भी थे हालांकि, लेकिन अब इनकी एक तरह से बाढ़ सी आने लग गई, ठीक है। तो ये कुछ प्रोज फॉर्म्स थे जो नए थे और इस दौर में इनको मौका मिला बाहर आने का। इसके अलावा इस दौर का जो लिटरेचर है उसमें सटायर जो है, व्यंग्य जो है, वो क्या रहा, हावी रहा। प्रीडोमिनेंस ऑफ सटायर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, लगभग हर लेखक के द्वारा। ये वो दौर था जब एक साहित्य की एक बहुत बड़ी जॉनर जो है, एक विद्या जो है, वो हमारे सामने उभर करके आई, और वो क्या है, नॉवल, ठीक है। तो द नॉवल emerged as a significant genre especially during the Augustan age, ठीक है। न्यू क्लासिसिज्म जब शुरू होता तब नहीं, उसके थोड़ा सा बाद में 1700 से लेकर 1745 जो कि ऑगस्टन एज का टाइम है, उसमें नॉवल जो है वो उभर करके सामने आता है, ठीक। इसके अलावा मिडिल क्लास लिटरेचर, अब तक जो लिटरेचर था, जो अपर क्लास लिटरेचर था, अब ये मिडिल क्लास लिटरेचर भी बन गया, है ना। देखिएगा, द नॉवल बिकेम एन इम्पॉर्टेंट लिटरेरी एक्सप्रेशन फॉर द मिडिल क्लास। और नॉवल जैसे ही आया तो मिडिल क्लास जो है उसको भी एक माउथ पर्सन जो है, स्पोक्स पर्सन जो है मिल गया। और यहाँ पर जो कुछ प्रमुख नॉवलिस्ट रहे, कौन से, डैनियल डिफो है, सैमुअल रिचर्डसन है, हेनरी फील्डिंग है और तोबियास स्मॉलेट है, ठीक है, इत्यादि आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हीरोइक कपलेट, खूब इसका यूज आपको देखने को मिलेगा, चाहे अलेक्जेंडर प्रोप हो, चाहे ड्राइडन हो, या कुछ और हो, ठीक है। लगभग आपको क्या देखने को मिल रहा है, हीरोइक कपलेट। कपलेट का आप मतलब जानते हैं, दो पंक्तियों का एक जोड़ा, ठीक है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, कपलेट कहते हैं। दोनों की राइमिंग स्कीम मैच करती है, आयम्बिक पेंटामेरिस्मेटर इसमें यूज होता है, और नाम हम इसको क्या देते हैं, हीरोइक कपलेट हम इसको नाम देते हैं। सेंटिमेंटल कॉमेडी अगला बिंदु है, सेंटिमेंटल कॉमेडी, अ न्यू ड्रामेटिक फॉर्म।
दैट गेन्ड पॉपुलैरिटी। सेंटिमेंटल कॉमेडी जो है नई ड्रामेटिक फॉर्म थी, इसको इस जमाने में पॉपुलैरिटी मिली। लेटर बाद में इवॉल्विंग इनटू बर्लेस्क, बाद में इसी का स्वरूप जो है बर्लेस्क या पैरोडी के तौर पे हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और इसके प्रसिद्ध लेखक कौन रहे हैं? ओलिवर गोल्डस्मिथ रहे हैं, वाइकर ऑफ वेकफील्ड जैसा उन्होंने कुछ लिखा है। ठीक है, फिर जब नियोक्लासिसिज्म के एंड की तरफ चलते हैं, जिसको अपन एज ऑफ सेंसिबिलिटी कहते हैं, ये वो दौर था जब टॉमस ग्रे जैसे राइटर्स उभर करके आए। ठीक है, तो उन्होंने ग्रेवयार्ड पोएट्री जो है उसको फेमस किया। ठीक है, साथ ही साथ में एज ऑफ लिटरेचर ऑफ सेंसिबिलिटी, ये भी इनको पॉपुलैरिटी यहाँ पे मिली। तो दीज फॉर्म्स गेन्ड प्रोमिनेंस इन द लेट 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी के मतलब उत्तरार्ध काल में इनको प्रोमिनेंस जो है मिलने लग गई थी। ठीक है, तो ये मोटी मोटी बातें रही आपकी किसके बारे में? आपकी नियोक्लासिज्म के बारे में। तो यहाँ पर अपन ने देखा नियोक्लासिज्म किसको कहते हैं, फिर हिस्ट्रिकल कॉन्टेक्स्ट इसका देख लिया अपन ने, कुछ फीचर्स हमने देखी कि इसमें ऑर्डर, रीजन, रेस्टोरेंट मिलता है, फोकस ऑन मैन भी है, आर्ट होती है तो इंटेलेक्चुअल होती है, इमोशनल नहीं होती है, एनलाइटनमेंट और रैशनलिज्म है, एल्यूजन्स भी होते हैं तो स्कॉलरली होते हैं, डायडेक्टिसिज्म लिटरेचर होता है, रियलिज्म लिटरेचर के साथ जुड़ा होता है, रूल्स जो क्लासिकल होते हैं, ऑब्जेक्टिविटी इसमें पाई जाती है। फिर और कुछ फीचर्स अपन ने देखी कि इस दौर में कुछ नए प्रोज फॉर्म्स जो हैं वो सामने आते हैं, जैसे पीरियडिकल है, पीरियडिकल एसेज है, ठीक है, इत्यादि। सटायर जो है एक प्रोमिनेंट रोल यहाँ प्ले करता है, ठीक है, छाया रहता है। और नोवेल जो है इसका उदय होता है। इसके अलावा मिडिल क्लास लिटरेचर को एक्सप्रेशन मिल जाता है नोवेल के थ्रू, हीरोइक कपलेट का जम करके यूज होता है। सेंटिमेंटल कॉमेडी जो है एक नई ड्रामेटिक फॉर्म है जो आगे चल करके बर्लेस्क में तब्दील हो जाती है, और इसके साथ में नाम जुड़ा है ओलिवर गोल्डस्मिथ का। ठीक, 18वीं सदी के जो लेटर हाफ जो है उत्तरार्ध में सेंसिबिलिटी और ग्रेवयार्ड पोएट्री जैसा लिटरेचर जो है उसको प्रोमिनेंस मिलना शुरू हो जाता है। अब चलिए हम बात करेंगे रेस्टोरेशन एज की। ठीक, रेस्टोरेशन एज शुरू हो जाता है 1660 से। अब 1660 क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, है ना, कि 1660 की बात यहाँ पर क्यों हो रही है। क्योंकि 1660 में क्या होता है, ओलिवर क्रॉमवेल जो है उसकी सत्ता चली जाती है, कॉमनवेल्थ जो गवर्नमेंट है वो चली जाती है, और वापस जो है मोनार्की जो है उसको स्टैब्लिश किया जाता है, अर्थात रीस्टोर किया जाता है। इसलिए रीस्टोर से क्या बन गया, रेस्टोरेशन। एक्चुअल में इट इज द ईयर जब रीस्टोर होती है कौन, मोनार्की, राजशाही वापस लौटती है। कब, 1660 में। ठीक है, तब सत्ता पर काबिज कौन होता है, चार्ल्स द सेकंड। चार्ल्स द सेकंड जो है सत्ता पर काबिज होता है। 1649 में चार्ल्स द फर्स्ट जो है उनको मौत की सजा दे दी जाती है, ही वॉज बीहेडेड। ठीक है, और कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट जो है वो स्टैब्लिश हो जाती है, सत्ता ओलिवर क्रॉमवेल के हाथों में आ जाती है। ठीक है, लेकिन जनता जो है उनके प्यूरिटन जो रूल हैं उससे बड़ी तंग आ जाती है, और 1660 में वापस मोनार्की को मौका मिलता है रीस्टैब्लिश होने का, रीस्टोर होने का, और इसी रीस्टोर से नाम पड़ा है रेस्टोरेशन एज। तो ये रेस्टोरेशन किसका है, रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की, रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की। अब चार्ल्स द फर्स्ट उसकी एक बार बात करेंगे। चार्ल्स द फर्स्ट जो है उसका ससुराल होता है फ्रांस। तो जब उसको मौत की सजा मिलती है तो उसको पहले फ्रांस से बुलाया जाता है, वो भाग जाता है, फ्रांस चला जाता है, वहाँ से उसको बुलाया जाता है। ठीक है, मुकदमेबाजी चलती है और उसको फिर फांसी दे दी जाती है, उसको मौत की सजा दे दी जाती है 1649 में। उसका बाकी का परिवार यानी पत्नी और उसका बच्चा चार्ल्स द सेकंड वो अभी कहाँ रह रहे हैं, फ्रांस में रह रहे हैं। अब वापस जब
मोनार्की इस्टेब्लिश होती है, रिस्टैब्लिश होती है, तो चार्ल्स द सेकंड को बुलाया जाता है कि आ जाओ और राजा का पद जो है उसको संभाल लो, तब वो आता है। ठीक है, अब ये बहुत कॉमन सेंस की बात है कि जिस व्यक्ति का जीवन जो है अपने ननिहाल में बीता हो, अर्थात फ्रांस में बीता हो, तो फ्रांस के जो संस्कार हैं, वहाँ के जो रीति रिवाज हैं, वहाँ का आर्ट है, कल्चर है, लिटरेचर है, उसका प्रभाव उस व्यक्ति पर निश्चित तौर पर होगा ही होगा। तो इस पर भी होता है, चार्ल्स सेकंड पर भी होता है। तो यहाँ इस दौर का जो लिटरेचर पाया जाएगा, आप जो लिटरेचर देखोगे उसमें फ्रांस इफेक्ट जो है, फ्रेंच इफेक्ट जो है आपको देखने को मिलेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और वो काम जो कि कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट ने चार्ल्स द फर्स्ट के राज में जो चल रहे थे, वो काम जो कि बंद कर दिए, अब वापस शुरू हो जाएंगे। ऐसे कौन कौन से काम थे? तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये थी कि उन्होंने थिएटर्स को बंद कर दिया था। 1641-42 में जब सिविल वॉर हुआ था तभी बंद कर दिया था। तो यहाँ पर थिएटर जो है रीओपन्ड हो जाते हैं, याद रखिएगा। ये मोटी मोटी चीज़ें हैं, कॉन्टेक्स्ट में चल रही हैं, इसलिए आपको याद रहेंगी। ठीक है, तो अब चलिए थोड़ा आगे इस पर चर्चा कर ली जाए। Restoration as refers to the period in English history following the restoration of the monarchy in 1660। 1660 में monarchy reestablish होती है। When Charles II ascended the throne, जब चार्ल्स द्वितीय जो है, चार्ल्स द सेकंड जो है, वो गद्दी नशीन होते हैं, गद्दी पर बैठते हैं तब। अब हिस्ट्रिकल कॉन्टेक्स्ट की बात कर लीजिए। दिस पीरियड मार्क्ड द एंड ऑफ द प्यूरिटन कॉमनवेल्थ एंड, ये जो पीरियड है 1660, ये क्या है? एक निशान है, निशानी है कि इसमें प्यूरिटन और कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट जो है वो उसका एंड हो गया है और रीस्टैब्लिशमेंट हो गया है किसका? ऑफ द स्टुअर्ट मोनार्की। स्टुअर्ट मोनार्की जो फिर से शुरू हो गई है। तो इट वॉज कैरेक्टराइज्ड बाई अ रिवाइवल ऑफ आर्ट्स एंड लिटरेचर। आर्ट्स और लिटरेचर फिर से जिंदा हो गया है आफ्टर द रेस्ट्रिक्टिव प्यूरिटन रूल। क्यों? क्योंकि प्यूरिटन रूल के अंदर, कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट के अंदर आर्ट एंड लिटरेचर जो था वो बैन था। थिएटर भी बैन था, ड्रामा भी बैन था, पोइट्री भी बैन थी, सब कुछ इसमें क्या था? बैन कर रखा था, क्योंकि ये इनको अच्छा नहीं समझते थे, इसको ये मोरली करप्ट समझते थे, इसलिए इनको बैन कर रखा था। लेकिन जो ही चार्ल्स द सेकंड सत्ता पर काबिज होता है तो उसके बाद में आर्ट और लिटरेचर जो है उसको रिवाइवल मिल जाता है। क्लियर? तो चलिए अब इसके फीचर्स देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में रिवाइवल ऑफ ड्रामा बिल्कुल नेचुरल सी बात है। ठीक है, क्योंकि थिएटर्स को बंद कर दिया गया था और थिएटर में किसका मंचन होता है? ड्रामा, प्ले, है ना। तो रेस्टोरेशन ऑफ थिएटर्स विच हैड बीन क्लोज्ड अंडर प्यूरिटन रूल, प्यूरिटन रूल में बंद कर दिया गया था, वापस चालू कर दिया। प्लेज ऑफन फीचर्ड थीम्स ऑफ विट, सटायर एंड सेक्सुअल एक्सप्लिसिटनेस। ठीक है। कॉमेडी ऑफ मैनर्स, कॉमेडी ऑफ मैनर्स क्या है? जो समाज जो है उसके तौर तरीके, उसका झूठा दिखावा, अफेक्टेशन, है ना, ऑफ कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, अर्थात समकालिक समाज जो है उसके तौर तरीके, उसका झूठा पांडित्य प्रदर्शन, उसका दिखावा, खास तौर से अपर क्लास सोसाइटी, उसको बयान किया जाता था कॉमेडी ऑफ मैनर्स में। इसके अलावा इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच लिटरेचर, अभी मैंने आपको बताया कि फ्रेंच लिटरेचर का इन्फ्लुएंस क्यों है। देखिए, द पीरियड सॉ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस फ्रॉम फ्रेंच लिटरेचर स्टाइल्स, particularly due to Charles II's exile in France। क्योंकि चार्ल्स द सेकंड जो था उसका एग्जाइल एंड निर्वासन कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। और वनवास कहाँ बीता था उसका? भाई फ्रांस में बीता था। ठीक है, और लंबा समय बिता के करके आया, उसका ननिहाल है, तो वहाँ का जो लिटरेचर है इसके रग रग में बसा हुआ है, इसलिए फ्रेंच लिटरेचर जो है उसका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। अब रेस्टोरेशन काल की जो पोएट्री है, अब उसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है? थीम्स ऑफ लव, पॉलिटिक्स, ह्यूमन कंडीशन,
विद विट एंड एलिगेंस। ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। प्रोज एंड सटायर प्रोमिनेंट रहा है, पोइट्री इतनी प्रोमिनेंट ही नहीं रही है, प्रोज एंड सटायर प्रोमिनेंट रहा है। तो प्रोज राइटिंग इंक्लूडिंग एसेज, सटायर्स, है ना, फ्लोरिश्ड। तो इस दौर में ऐसे है, सटायर है, ये काफ़ी फ्लोरिश हुए। राइटर्स जैसे जॉन ड्राइडन है, सैमुअल पेपी है, ये प्रोमिनेंट राइटर्स इस दौर के रहे हैं। कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। विट एंड सटायर आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, रियलिज्म भी देखने को मिलेगा। ये सारी न्यू क्लासिज्म के फीचर्स हैं, ठीक है, जो अपन पहले देखे गए हैं। फिर अपन ने क्या किया, इसको 3 एजेस में तोड़ दिया। तो क्लासिसिज्म, न्यू क्लासिज्म की फीचर्स यहाँ पर भी आएंगी, झलकेंगी, सेम ही रहेंगी, ठीक है। तो सेम ही चीज़ें चल रही हैं। हीरोइक कपलेट भी देखने को मिलेगा। पॉलिटिकल थीम्स ये हर दौर में देखने को मिलती हैं। इमर्जेंस ऑफ जर्नलिज्म, ये जरूर ध्यान रखिएगा कि डेवलपमेंट ऑफ पीरियडिकल्स एंड जर्नल्स एज सिग्निफिकेंट फॉर्म्स ऑफ प्रोज, ठीक। कुछ अतिरिक्त तथ्य भी देख लेते हैं। थिएटर्स रीओपन्ड, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बात करी थी कि 1660 में जैसे ही चार्ल्स II गद्दी पर बैठे तो उसके बाद में इंग्लिश ड्रामा जो है उसको रिवाइवल मिल गया, अर्थात थिएटर्स ओपन हो गए और ड्रामास लिखे जाने लग गए। लेकिन एक खास परिवर्तन क्या हुआ कि एक्ट्रेसेस ऑन स्टेज, अर्थात इस दौर से पहले जो स्टेज पर नाटकों का मंचन होता था उसमें जो महिला किरदार होते थे उन किरदारों को भी पुरुष ही निभाते थे। जैसे कपिल शर्मा के शो में देखते हैं आप, महिला किरदार भी पुरुषों के द्वारा निभाए जाते हैं ना। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर महिला किरदार जो है पुरुषों द्वारा निभाए जाते थे। लेकिन अब ये जो दौर आया, रेस्टोरेशन पीरियड जो आया, इसमें एक चेंज आ गया कि स्टेज पर जो महिला किरदार हैं उनको महिला पात्रों के द्वारा ही निभाया जाना शुरू किया गया, अर्थात एक्ट्रेसेस ऑन स्टेज। फॉर द फर्स्ट टाइम women were allowed to perform on the English stage, replacing the tradition of male actors playing female roles. Clear? ये वो दौर था जब इंग्लैंड ने बड़े ही साइंटिफिक एडवांसमेंट्स जो हैं वो देखे। The period saw significant scientific developments with the founding of the Royal Society in 1660. इसी दौर में 1660 में रॉयल सोसाइटी उसकी स्थापना हुई। प्रोमोटिंग साइंटिफिक इंक्वायरी एंड एक्सपेरिमेंटेशन, जिसने साइंटिफिक इंक्वायरी और एक्सपेरिमेंटेशन अर्थात प्रयोगों को बढ़ावा दिया। ये सब कुछ हमें देखने को मिलता है रेस्टोरेशन काल के लिटरेचर में है, ठीक है, इस दौर में हमें देखने को मिलता है। अब चलिए हम बात करेंगे कि रेस्टोरेशन काल के जो राइटर्स हैं वो कौन से हैं, उनके प्रोमिनेंट वर्क्स कौन कौन से हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम जो आता है वो आता है जॉन ड्राइडन का। जॉन ड्राइडन एक इंग्लिश पोएट हैं, ठीक है, लिटरेरी क्रिटिक भी हैं, ट्रांसलेटर भी हैं और प्ले राइट अर्थात नाटककार भी हैं, नाटक भी लिखते हैं और इंग्लैंड के सबसे पहले पोइट लॉरिएट भी है। 1688 में इनको पोइट लॉरिएट अपॉइंट किया जाता है। इनके ड्रामेटिक वर्क्स की बात करेंगे, याद रखिएगा इनके ड्रामेटिक वर्क्स, ठीक है। पहला है द वाइल्ड गैलेंट, 1663 में आया था। ये ड्राइडन का पहला प्ले है और ये कॉमेडी है। याद रखने लायक बात क्या, फर्स्ट प्ले है और कॉमेडी है। कॉमेडी किसके बारे में आप जानना चाहें तो आगे पढ़ सकते हैं, लेकिन एग्जाम में इतना बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछते हैं। यदि पूछते हैं तो बहुत ही अल्ट्रा फेमस जो कोई वर्क होता है किसी राइटर का, तो उसके डेप्थ में जा करके उसकी थीम या उसके कैरेक्टर के बारे में कभी कभार पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये ड्राइडन का कोई अल्ट्रा फेमस नहीं है, ये उसका फर्स्ट प्ले है, कॉमेडी है। थीम क्या है, अबाउट द मिस एडवेंचर्स एंड रोमांटिक एंटेंगलमेंट्स ऑफ ए यंग गैलेंट। कैरेक्टर्स आप पढ़ लीजिएगा इसमें, ठीक है, जब आपके पास PDF आई जाएगी, ठीक। ज़्यादा कैरेक्टर्स पर जाने की आवश्यकता नहीं है, पहले ही बता रहा हूँ इस पर। राइवल लेडीज ये इंपॉर्टेंट है।
ट्रेसी कॉमेडी है, 1664 में लिखा गया है, पब्लिश हुआ है। ब्लेंडिंग रोमांस एंड एडवेंचर, रिवॉल्विंग अराउंड लव एंड मिस्टेकन आइडेंटिटीज, लव एंड मिस्टेकन आइडेंटिटीज, इसके इर्द गिर्द कहानी घूमती है। कैरेक्टर्स की बात करें तो एल्सिपस एक यंग सोल्जर है, अमीनटा द लेडी ही लव्स, वो लड़की जिसे प्रेम करता है, और पल्मीरा अमिंटास राइवल, ये अमिंटा की राइवल है, अर्थात ये एल्सिपस से प्रेम करती है, एल्सिपस अमिंटा से करता है, ठीक है। तो ये राइवल लेडीज हो गया। इसके बाद में द इंडियन क्वीन 1664 में लिखा गया, हीरोइक ड्रामा है, बस इतना ही याद रखिएगा। इसके अलावा नंबर 4 द इंडियन एम्परर, ठीक, ये इंडियन क्वीन जो लिखा गया है ना, उसी का सीक्वल है, बस इतना ही याद रखना है। द इंग्लिश एम्परर और द इंडियन क्वीन, नाम याद रखिए बस इनका। फिर आगे चलें, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा, इसका भी सिर्फ नाम याद रखें आप, ठीक। औरंगजेब, थोड़ा सा इस पे फोकस कर लेते हैं, ठीक है। मुगल बादशाह औरंगजेब जो था उसके ऊपर लिखा गया है, 1676 में लिखा गया है, ठीक। इसके अलावा ऑल फॉर लव, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जो शेक्सपियर ने लिखा था एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, उसका रीवर्किंग आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ट्रेजिक लव स्टोरी है इन ए मोर नियो क्लासिकल स्टाइल, अर्थात इसमें एंटोनी क्लियोपेट्रा का ही वही स्टोरी है, बस इसको एक तरह से क्या किया गया है, इसको रीवर्किंग किया गया है, ठीक है, क्लासिकल नियो क्लासिकल टोन के अंदर, ठीक है। पात्र वही है, एंटोनी है, क्लियोपेट्रा है, ऑक्टेविया है जो एंटोनी की वाइफ है, और वेंटिडियस है जो एंटोनी का मित्र है। द स्पेनिश फ्रायर, ये इसका सिर्फ नाम याद रखिए। इसके अलावा पोइट्री में चलते हैं, हीरोइक स्टेंजाज, ठीक है, नाम याद रखें। इंपॉर्टेंट ये रहा एस्ट्रा रिडक्स, ठीक है, ये पोएम है सेलिब्रेटिंग द रेस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स द सेकेंड, सेलिब्रेटिंग ये चार्ल्स द सेकेंड अर्थात मोनार्की की वापस स्थापना हुई, तो उसको सेलिब्रेट करने वाली पोएम है ना। यानी ड्राइडन किसके पक्ष में भैया, ड्राइडन पक्ष में है, राजशाही के पक्ष में है। एनस मिराबलस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये एक लंबी पोएम है, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग ऑन द इवेंट्स ऑफ 1666 इंक्लूडिंग द ग्रेट फायर ऑफ लंदन एंड द सेकेंड डच वॉर। सबसे इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट, और वो है एब्सोलम एंड अकिटोफेल। पॉलिटिकल सटायर है, ये पोएम है, ठीक है, कैसी है, एलेगरिकल पोएम है, ठीक है, और पॉलिटिकल सटायर है ये। कैरेक्टर्स में एब्सोलम मिलेगा और अकिटोफेल इसमें मिलेगा। फिर ये भी इंपॉर्टेंट है, द मेडल 1682 में लिखा गया है, ये भी एक सैटिरिकल पोएम है जो क्रिटिसाइज करती है विग लीडर शाफ्ट्सबरी फॉर हिज पॉलिटिकल मैनूवर्स। इसके अलावा मैक फ्लैक्नो, ये भी इंपॉर्टेंट है, मॉक हीरोइक पोएम है। मॉक हीरोइक पोएम बहुत कम लिखी गई, आपको पता हो तो, ठीक है, उनमें से एक है। रिलीजियलेसी, ये भी इंपॉर्टेंट है, पोएम है डिफेंडिंग एंग्लिकनिज्म, जो राजा का चर्च होता है एंग्लिकन चर्च, उसको डिफेंड करता है, ठीक है। फिर आगे चलिए, द हिंद एंड द पैंथर, ये एक एलिगरिकल पोएम है डिफेंडिंग कैथोलिसिज्म आफ्टर ड्राइडन्स कन्वर्शन। ड्राइडन अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है कैथोलिसिज्म में और कैथोलिसिज्म को डिफेंड करता है, द हिंद एंड द पैंथर पोएम में। ब्रिटानिया रेडिविवा, इसमें जो कैथोलिक उत्तराधिकारी है जेम्स द सेकंड का, ठीक है, उसके बर्थ को सेलिब्रेट करने वाली ये पोएम है। अब इंपॉर्टेंट पोएम आ जाती है अलेक्जेंडर्स फीस्ट, ये एक ओड है, क्या है, ओड है। और इनमें और भी इंपॉर्टेंट चलिए ये रहा, ये कभी न कभी आपके सिलेबस में रहा होगा, ए सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलियाज डे, ये भी क्या है, एक ओड है जिसमें सेंट सिसिलिया
के बारे में बताया जाता है, जो कि पैटर्न सेंट है म्यूजिक का, ठीक है, जिसमें ये कहा जाता है कि स्वर्ग के जो एंजल्स हैं, हेवंस के जो एंजल्स हैं, वो सेंट सिसिलिया जो कि धरती पर म्यूजिक प्ले कर रही है, तो उसका म्यूजिक सुन करके वो धरती को स्वर्ग समझ करके उतर जाते हैं धरती पे। तो इस तरह का उनका संगीत था, ठीक है, ऐसा इसमें बताया गया है। क्लियर? चलिए अब इसके प्रोज वर्क्स की बात कर लेते हैं। तो इन्होंने एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी भी लिखा है, जिन्होंने राजस्थान इंस्टीट्यूट से एमए किया है, तो उनके क्रिटिसिज्म वाले पेपर में ये जरूर आपने पढ़ा होगा, एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी। ये क्रिटिकल वर्क है डिस्कसिंग द मेरिट्स ऑफ क्लासिकल एंड कंटेम्प्रेरी ड्रामा रिटन एज ए डायलॉग अमंग 4 कैरेक्टर्स। इसमें 4 कैरेक्टर्स होते हैं और इनके बीच में क्या चलता है, क्लासिकल ड्रामा और कंटेम्प्रेरी ड्रामा, कौन सा बेहतर है, इसके ऊपर बहस चलती है, ठीक है। तो 4 कैरेक्टर कौन कौन से इसमें, क्राइट्स हैं जो कि क्लासिकल व्यू पॉइंट को प्रस्तुत करते हैं, यूजीनस हैं जो कि मॉडर्न ड्रामा अर्थात कंटेम्प्रेरी ड्रामा उसको अप्रिशिएट करते हैं, लिसिडस जो हैं ये फ्रेंच ड्रामा को रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी सुपीरियरिटी को बताने की कोशिश करते हैं, और निएंडर जो है रिप्रेजेंट ड्राइडन्स ओन व्यूज। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो जाता है यदि इसमें डेप्थ में जाके पूछेंगे तो, कि ड्राइडन के व्यूज को कौन प्रस्तुत करता है 4 कैरेक्टर्स में से, तो है निएंडर, ठीक है। और निएंडर करता क्या है, ऑफरिंग ए बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव that appreciates both classical and contemporary drama while favoring the English dramatists over the French. फ्रेंच ड्रामा के ऊपर इंग्लिश ड्रामेटिस्ट को महत्व देता है और साथ में ये कहता है कि वैसा दोनों ही ड्रामा ठीक हैं। इसके अलावा एक और राइटर आप ध्यान रखिएगा, सैमुअल बटलर, इंग्लिश पोइट एंड सैटरिस्ट हैं। हुडीब्रास, अच्छा ये नाम आप याद रखिएगा, हुडीब्रास इन लिखा है सैट्रिकल पोएम है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। तीसरे जो राइटर हैं वह है जॉन बनियान, इंग्लिश राइटर और प्यूरिटन प्रीचर हैं, प्यूरिटन एज के उपदेशक हैं। इन्होंने लिखा था द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस 1678 से 1678 और अगली बार 1684 में। ये एक एलेगरी है अबाउट द जर्नी ऑफ ए क्रिश्चियन नेम्ड पिलग्रिम। ये एक क्रिश्चियन जिसका नाम ही क्या है, पिलग्रिम है, बाद में इसका नाम क्रिश्चियन रख दिया जाता है, फ्रॉम हिज होम टाउन द सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन टू द सेलेशियल सिटी। ये जो यात्रा करता है उसके बारे में है। इट एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ फेथ, रिडेम्पशन एंड द क्रिश्चियन जर्नी टुवर्ड्स सैल्वेशन। एक और इसका वर्क है, और वो वर्क कौन सा है, ग्रेस अबाउंडिंग टू द चीफ ऑफ सिनर्स। प्राय इसका नाम सिर्फ इतना ही लिया जाता है, ग्रेस अबाउंडिंग, ठीक है। तो कहीं यदि ग्रेस अबाउंडिंग लिखा हो तो भी आप समझिएगा कि ये सैमुअल बटलर का वर्क है। क्लियर? एन ऑटोबायोग्राफिकल वर्क, ये कैसा वर्क है, ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। सिर्फ आप नाम याद रखिए और किसने इसको लिखा है, बस इतना ही आप इसको याद रखें, ठीक। फिर अगला नाम आप याद रखें विलियम विचर्ली का। किसका? विलियम विचर्ली का, जिन्होंने द कंट्री वाइफ लिखा 1675 में, बस इतना ही याद रखेंगे इसमें। द प्लेन डीलर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ये है। फिर इसके बाद में विलियम कॉन्ग्री पे आ जाते हैं, द वे ऑफ द वर्ल्ड और लव फॉर लव। इसमें इंपॉर्टेंट इनका ये है, लव फॉर लव। फिर अंतिम नाम हम यहां पर लेंगे एफ्राबेन का, जिन्होंने 1640 से 1689 इनका जीवन काल रहा। द रोवर और औरंको, ठीक है, औरंकू, इनमें इंपॉर्टेंट है औरंकू, ठीक। बस इनका नाम आप याद रखिएगा, इसके ज़्यादा कुछ आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो रेस्टोरेशन जो एज है, रेस्टोरेशन पीरियड जो है, यहाँ पर आपको याद रखने वाली चीज़ें क्या हैं। पहली बात तो रेस्टोरेशन पीरियड जो है, इसका नाम रेस्टोरेशन क्यों पड़ा, तो यहाँ पर हमने देखा था कि 1660 में मोनार्की जो है उसका रेस्टोरेशन होता है।
अर्थात उसका पुनर्स्थापना होती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ता है, रेस्टोरेशन एज इसका नाम दिया जाता है। इस दौर का प्रमुख जो राइटर है वो है जॉन ड्राइडर, सैमुअल बटलर, ठीक है, बेनियान, ठीक है, ये आपके प्रोमिनेंट राइटर्स इसमें रहते हैं। इनके जो एक आध वर्क हैं वो आप ध्यान रखिएगा, ज़्यादा जो वर्क आपको ध्यान में रखने हैं वो रखने किसके, जॉन ड्राइडन के। इसके अलावा न्यू क्लासिज्म जो है उसकी आप डेफिनेशन याद रखिए, उसके फीचर्स क्या हैं उनको आप याद रखिए, और इतने में ही आपका रेस्टोरेशन पीरियड जो है समाप्त हो जाता है। और थोड़ा बहुत आपने यहाँ पर न्यू क्लासिकल एज जो है उसके बारे में जान लिया है, रेस्टोरेशन एज जो है वो सारा आपने जान लिया है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगले वीडियो में आपसे मैं मुलाकात करूँगा ऑगस्टन एज के बारे में बात करते हुए। तो तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए, फिर से मुलाकात करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।